बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा हलचल है और आप कह सकते हैं कि एक तरह से गिरफ़्तारियों का मौसम है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीमा दिल शेख को एंटी करप्शन ने लाहौर से गिरफ़्तार किया। पाकिस्तान के नामवर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और टीवी पर्सनैलिटी इमरान रियाज़ ख़ान को जो इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा है वहाँ से गिरफ़्तार किया गया गुज़श्ता शब। उसके बाद मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब ये मामला सुपुर्द कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट के, और बज़ाहिर जो उनकी तरफ से जवाब पेश किया गया कि जहाँ से उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई वो इस्लामाबाद की हदूद नहीं है। अब ये तो एक अलहदा बात है, ये अलहदा सिलसिला है कि वो इस्लामाबाद की हदूद है या नहीं है, लेकिन असल में जो मुहर्रिकात हैं और जो अवामिल हैं इमरान रियाज़ की गिरफ़्तारी के वो क्या हैं। जर्नलिस्ट के बारे में उमूमी तौर पे ये कहा जाता है, और जो पूरी दुनिया में जर्नलिज़म के उसूल भी हैं उसमें ये है कि आप अगर न्यूट्रल ना भी हों तो आप बैलेंस्ड होते हैं, और अगर आप बैलेंस्ड ना भी हों तो एटलीस्ट आपकी जो सहाफ़त है उसमें किसी एक ख़ास जमात या किसी एक ख़ास तबके की नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए। हर इंसान की अपनी राय है, हर इंसान अपनी राय रखता है, हर इंसान का अपना नज़रिया है। नेचुरली उसका टिल्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ होता है, लेकिन जब आप हॉट सीट पे बैठते हैं या जब आपके हाथ में माइक होता है या जब आप सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं बतौर जर्नलिस्ट, तो आपको इन चीज़ों को, अपनी ज़ाती वाबस्तगियों को, ज़ाती नज़रियात को बालाए ताक में रखना पड़ता है। पिछले कुछ अरसे से जो हो रहा था, देखें गिरफ़्तारी किसी की भी हो और कोई भी हुकूमत इस तरह का काम करे उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। यकीनी तौर पर इमरान रियाज़ की जो गिरफ़्तारी हुई है उसको भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन बतौर जर्नलिस्ट या बतौर एंकर जब आप अपने आप को ग्रेड करते हैं तो मेरा क्या काम बनता है, मैं किसी एक सियासी जमात या किसी इदारे या किसी इस्टेब्लिशमेंट की लाइन जो है उसको टो करूं, उनका जो नैरेटिव है मैं उनसे बढ़ चढ़ कर उसको सपोर्ट करूं, उसको बयान करूं। यकीनी तौर पे ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। सियासी जमातें अपने मकासद हासिल करने के लिए एक दूसरे पे, मुखालिफिन पे तनकीद करती हैं, वो इदारों पे भी तनकीद करती हैं। उसकी बहुत सी मिसालें हैं। आपने देखा होगा जब नवाज़ शरीफ साहब को निकाला गया तो वो मुझे क्यों निकाला की कैंपेन लेकर आए, फिर वोट को इज़्ज़त दो को नारा लेकर आए, और फिर उन्होंने मज़ामत की, उन्होंने जलसे जुलूस किए, फिर वो एक टर्म्स पे आ गए और अब वो दोबारा से हुकूमत में हैं। और सियासी जमातों को यही तरीका होता है, जब वो हुकूमतों से निकलती हैं तो उसके बाद वो फिर जिद्दोजहद करती हैं और दोबारा से हुकूमतों में आ जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो एक आइनी तरीक़ा-ए-कार के ज़रिए गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ कहती है साजिश हुई। साजिश कैसे हुई, ये मौक़िफ़ ज़रूर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का, लेकिन ये अभी इस्टेब्लिश फैक्ट नहीं है। इस पर NSC जो है, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने बड़े नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसने बड़े 2 बार इसको क्लियर किया कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। मदाखलत की बात हुई। अब मदाखलत को लेके अगर आप जो पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस हैं या अमेरिका की दुनिया की जितनी ताकतों के साथ रिलेशन रहे हैं, जब वो डॉक्यूमेंट्स को, अपने डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट्स को, स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासीफाई करते हैं, वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, तो उससे बात क्लियर होती है कि किस तरह जो हैं वो ममालिक, और बिलखुसूस एक सुपर पावर जो है वो दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर मदाखलत के इल्ज़ामात लगाता रहता है, अपनी तशवीश का इजहार करता रहता है। ये कोई नई बात भी नहीं थी। लेकिन मेरा एक सवाल है, और जो मैं यकीनी तौर पर सोचता भी हूँ, बिलखुसूस जब अपने फ़ेलोज़ को, कोलीग्स को देखता हूँ कि वो किसी एक सियासी जमात के, खा वो नून लीग के कैंप में हो या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ हो या पीपल्स पार्टी की तरफ हो, वो किसी एक कैंप की तर्जुमानी उससे ज़्यादा कर रहे होते हैं। सवाल ये है कि क्या बतौर जर्नलिस्ट हमारा ये काम बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इमरान रियाज़ साहब ने बात की कि आपने हमें कन्विंस किया, आपने हमें फ़ाइलें दिखाई, आपने हमें बताया। अब जर्नलिस्ट के लिए कोई अचंभे की बात नहीं होती। वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से भी मिलता है, वो इस्टेब्लिशमेंट से भी मिलता है, वो PTI से भी मिलेगा, वो JUI से भी मिलेगा, वो JI से भी मिलेगा, नून लीग से भी मिलेगा, पीपल्स पार्टी से भी मिलेगा। मीटिंग्स होती हैं, आप जाते हैं, आप मुलाकात करते हैं, चाय के कप पे बात होती है, खाना खाते हैं। उसमें कुछ बातें तो ऑन द रिकॉर्ड होती हैं जो हम पब्लिक के सामने रख सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या जो ऑफिशियल्स होते हैं वो आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मामलात ऑफ द रिकॉर्ड हैं, लेकिन ये हमने तय करना होता है। देखिए, जो ऑफ द रिकॉर्ड है वो एक रिक्वेस्ट होती है, उसको हम ऑन द रिकॉर्ड उस तरह बयान नहीं कर सकते, लेकिन जो ऑन द रिकॉर्ड भी वो कहते हैं ये हमने तय करना होता है कि हमने अवाम को क्या बताना है। जो अखबारात हैं उसमें जो एडिटर का रोल होता है वो, उसने हर खबर जो है वो लगाना नहीं होता, बुनियादी काम तो ये होता है कि उसने कौन सी खबर को रोकना है। ये सारे जो मामलात हैं इसमें हमारी जो ज़ाती जिम्मेदारी बनती है, मैं समझता हूँ कि उसमें भी किसी हद तक रूगर्दानी की गई है, और
یہ سوچنا چاہیے ہمیں بھی کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اس کے نظریے یا اس کی پالیسی یا اس کے نیریٹو کو لے کے ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ کل لوگ ہمیں صحافی سے زیادہ اس سیاسی جماعت کا ماؤتھ پیس یا سپوکس پرسن یا ترجمان کہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض صاحب کے ساتھ جو ہوا، گرفتاری جیسا کہ پہلے بھی کہا نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے اگر حامد میر صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، جو مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ آیا، جو طلعت حسین صاحب کے ساتھ ہوتا رہا، جو ابصار عالم صاحب کے ساتھ ہوتا رہا، یہ سب باتیں جو ہیں اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنڈیمیبل تھیں۔ اسی طرح آج عمران ریاض کی گرفتاری بھی کنڈیمیبل ہے۔ ہم بات کرتے ہیں میڈیا پولرائز ہے، جی پولرائزیشن ہوتی ہے، پھر بہت سے ریفرنسز ہم باہر کے میڈیا کے دیتے ہیں، آپ امریکہ میں بات کر لیں، آپ یو کے میں بات کر لیں، سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن پولرائزیشن سے بات آگے نکل چکی ہے۔ یہ جو ایک ایکسٹریم نیریٹو کو فالو کرنا، ان کے نظریے کو ٹو کرنا، اس کی بیس پہ اینگلنگ کرنا، آئی تھنک ہمیں اپنی خود احتسابی کی ضرورت بھی ہے، اور ہمیں ضرور اس معاملے پہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ ٹھیک ہیں اور ہم کہاں غلط ہیں۔ باقی رہی بات حکومتوں کی، ابھی بہت زیادہ بحث چل رہی ہے فسطائیت کی۔ جب یہ نون لیگ والے اپوزیشن میں تھے تو یہ ببانگ دہل کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت فسطائیت پہ اتر آئی ہے، آج پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ فسطائیت پہ اتر آئی ہے، اور اب جو رویہ برتا جا رہا ہے یہ فسطائیت کا کھیل ہے۔ لیکن اس سارے کھیل میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں جو کچلا ہے وہ گھاس ہی جاتا ہے۔ اب عوام کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، یہاں پہ تو عالم یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو پولیٹیکل ریونجفل فیلنگز اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ عوام کو ریلیف دینے کا بھی کوئی اقدام ہوتا ہے تو اس پر بھی معاملہ عدالت میں چلا جاتا ہے۔ اس سارے معاملے میں یہ فسطائیت کا جو کھیل ہے، غدار کا جو کھیل ہے، کرپٹ کا جو کھیل ہے، چور کا جو کھیل ہے، اس سارے کھیل میں کچلے عوام جا رہے ہیں۔ آج تک ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکا کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز اب مزید کیا ہیں۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود، مشکل ترین فیصلے کرنے کے باوجود، پوری دنیا میں اب خام تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کہا کرتی تھیں کہ $1 بھی تیل کی قیمت نیچے آئی تو شہباز شریف صاحب کم کر دیا کریں گے، لیکن اتنے مشکل فیصلے کرنے کے باوجود، ان مشکل فیصلوں پہ کھڑے رہنے کے باوجود یہ نہیں پتہ چل سکا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ کہاں پہنچا ہے۔ ڈالر آج بھی دیکھیں $2 اوپر گیا ہے، روپیہ $2 نیچے آیا ہے۔ اس سارے کھیل میں خواہ وہ فسطائیت کا ہو، خواہ وہ سازش کا ہو، وہ کرپشن کا ہو، وہ چور کا ہو، وہ لٹیرے پن کا ہو، اس میں کچلا کون جا رہا ہے؟ وہ پاکستان کے عوام کچلے جا رہے ہیں۔ سوچنا چاہیے، بطور فرد ہمیں سوچنا چاہیے، عوام کو بطور فرد سوچنا چاہیے ہم کہاں پہ ہیں، بطور جرنلسٹ ہمیں سوچنا چاہیے، اور سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے، جن کو مقتدرہ کہتے ہیں، ارباب اختیار ہم کہتے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس ساری لڑائی میں حضور والا پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ جو پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، کیا وہ یہ غدار کہنے سے، غداری کے فتوے دینے سے، یا دوسروں کو چور کہنے سے، یا توشہ خانہ نکالنے سے، یا فرا گوگی کے معاملات نکالنے سے، اس سارے کھیل کا فائدہ کیا پاکستان کو ہوگا؟ یقینی طور پر یہ بات سوچنے والی ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔